विनोद बाबू के बारे में जानिए, उनकी जीवनी के बारे में जानिए, उनका त्याग के बारे में जानिए, उनके बलिदान के बारे में जानिए। तब जाके कहीं न कहीं आप सोच सकिएगा कि हम उनके राह पे चल पाते हैं। जैसे कि मैं वकालत में आया, तो वकालत में भी मेरे गुरु रहे श्री अनूप कुमार मेहता जी, हाई कोर्ट में मैं वही प्रैक्टिस किया था। तो कहीं न कहीं राजनीति में भी किसी का कोई गुरु होता ही है। तो अगर आप गुरु मानते हैं, तो उस गुरु के आदर्श को आप देखिए, उनके कार्यों को आप पालन कीजिए। बड़ी उपलब्धि हमारे माननीय गिरिडीह सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने किया है। शायद वो लोगों को अभी तक नहीं मालूम होगा कि विस्थापितों के लिए एक स्पेशल कोर्ट, जिसको हम लोग ट्राइब्यूनल बोलते हैं, उन्होंने उसका गठन करने का काम करवाया है। इस वक्त मैं कोल नगरी धनबाद जिला में उपस्थित हूँ और मेरे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं। कहा जाए झारखंड आंदोलनकारी विनोद बाबू के पोता जी मेरे साथ उपस्थित हैं। विनोद बाबू को आप अच्छी तरह से जानते हैं। झारखंड एक अलग राज्य दिलाने में उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। उनके पोते जी मेरे साथ हैं, बात करने का कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से विनोद जी चाहते थे झारखंड एक अलग राज्य हो के उनके सपनों को पूरा करेंगे, झारखंड में जो कुछ खनिज संपदा है वो सपना पूरा होगा, वो झारखंड वैसा झारखंड मिला या नहीं मिला, सब कुछ उनसे बातें करने का प्रयास हम करेंगे। सबसे पहले जोहार। जोहार। कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है, कुशल मंगल। चार लोग शायद आपको नहीं जानते होंगे, आप कौन है, क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम राहुल कुमार है और मेरे पिताजी स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी हैं और मेरे दादा स्वर्गीय विनोद बाबू। विनोद बाबू का एक सपना था स्वच्छ झारखंड बनाने का, तो क्या लग रहा है वैसा झारखंड आपको दिख रहा है? अभी तक तो फिलहाल लोग प्रयासरत हैं, मगर जिस तरह से उनकी सोच थी, जिस तरह से उनका पूरे जीवन में जो कार्यकाल रहा, उसको लोग कहीं ना कहीं आज धरातल पे नहीं उतार पाए हैं। उनके सपनों को पूरा कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि विनोद बाबू के सपनों को पूरा होगा? राजनीति में कदम रखते आप कदम रख रहे हैं राजनीति में। किसी का सपना पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। जो आप लोग, जो हमारे आज बोलते भारत सर के जो मीडिया चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से आज कहीं कहीं जगह क्या मने हम सोचते हैं कि हर एक लोग को मने जानकारी हो जाते हैं कि भाई क्या चीज़ चल रहा है वर्तमान में और क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि आप विनोद बाबू के बारे में जानिए, उनकी जीवनी के बारे में जानिए, उनका त्याग के बारे में जानिए, उनकी बलिदान के बारे में जानिए। तब जाके कहीं ना कहीं आप सोच सकिएगा कि हम उनके राह पे चल पाएँ और सोच सकिएगा कि उन्होंने जो अपने जीवन काल में जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं, 1% भी अगर वो धरातल पे उतर जाए तो वो जो है झारखंड का सपना और झारखंड अलग राज्य का मकसद ही पूर्ण होता दिखाई देगा। पहले का जो राजनीतिक था और अब के राजनीति में देखा जाए तो काफी अंतर देखने को मिल रहा है। अब जो है क्या है, सब अपने पे ले लेता है कि नहीं हमको चुनाव लड़ना है, जीतना है और जनता पे ध्यान नहीं दे रहा। आप उसको कैसे समझाइएगा? जनता लड़ना हमारे भारत के संविधान में सबको हक दिया है, अधिकार भी दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका उम्र 25 साल से ऊपर है वो चुनाव लड़ सकता है। और जो भी व्यक्ति चुनाव मैदान में आए, किसी को रोक नहीं है, किसी को टोक नहीं है, मगर कुछ ऐसा विजन ले, कुछ ऐसा सोच ले, कुछ ऐसा मकसद ले ताकि वो अपने जनता के बीच में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जो मकसद है वो कभी भटके नहीं। कुछ भी देखिएगा आपको ऐसे ही कुछ नहीं होता है। कुछ पूर्वजों को लेके, पूर्वजों की राह में चल के, उनको अपना सोच मान के, उनको अपना आदर्श मान के लोग कहीं ना कहीं आगे का कार्य करते हैं। जैसे कि मैं वकालत में आया, तो वकालत में भी मेरे गुरु रहे श्री अनूप कुमार मेहता जी, हाई कोर्ट में मैं वही प्रैक्टिस किया था। तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी किसी का कोई गुरु होता ही है। तो अगर आप गुरु मानते हैं, तो उस गुरु के आदर्श को आप देखिए, उनके कार्यों को आप पालन करिए। तभी जाके कहीं ना कहीं एक जो झारखंड है, जो सपना है, वो साकार होगा और जो गलत दिशा में जो लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपका बंद होगा। आप वकालत कर रहे हैं, आपका तो बिजी शेड्यूल चलता होगा, फिर राजनीति में कदम रख रहे हैं, तो उस दौरान समय को अरेंज कैसे कीजिएगा? देखिए, जहाँ तक वकालत की बात है, हमको नहीं लगता है कि पूरे झारखंड में विनोद बाबू से
ज़्यादा किसी ने भी केस या मुकदमा दाखिल किया होगा या बहस किया होगा। सिर्फ ये बोकारो में 10,000 के केस के बारे में बता रहे हैं जो विस्थापितों का लड़े। उसके अलावा विनोद बाबू ने हजारीबाग जाके, गिरिडीह जाके, रांची जाके, कोडरमा जाके, जहाँ जहाँ विस्थापितों का मामला उठा वहाँ वहाँ जाके वो अपना समय भी दिए और वकालत पेशा के साथ साथ अपना समाज सेवा हो, राजनीति भी के। हम लोग तो उतना नहीं कर पाएंगे, मगर वही बोले ना कि अगर किसी आदर्श पुरुष का अगर 1%, 1% भी आप ले लीजिएगा ना, तो कहीं ना कहीं आप जो साकार झारखंड का सपना देखते हैं वो पूर्ण आपको नजर आएगा। राहुल कुमार महतो चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर जमीन में उतरिएगा, जनता के सामने किस मुद्दों को लेकर वोट मांगेगा, क्या होगा आपका सब कुछ मैनिफेस्टो वगैरह क्या है? देखिए, फिलहाल तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वर्तमान में मैं आजसू पार्टी से हूँ और हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी ने मुझे अपना सेंट्रल कमेटी में सदस्य भी बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं इस मैनिफेस्टो जो पार्टी का रहेगा उस पे हम लोग काम करेंगे। जैसे कि शिक्षा के प्रति उनका रहता है, हरियाली के प्रति उनका रहता है और विकास के प्रति उनका रहता है। इसके अलावा भी अगर कुछ रहेगा तो अगर मुझसे मेरी व्यक्तिगत अगर राय मांगी जाएगी तो पार्टी की जो भी मैनिफेस्टो रहेगी उसके अलावा मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे बढ़ चढ़ के काम करना चाहूँगा। धनबाद जिला में देखा जाए तो कोल खनन सबसे ज़्यादा है। फिर भी यहाँ के लोग जो है दूसरे राज्य जा रहे हैं कमाने के लिए। उन लोगों के लिए आप क्या कीजिएगा? अगर चुनाव में आते हैं तो उन्हें विधानसभा से जीत भी जाते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कीजिए? एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे माननीय गिरिडीह सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने किया है। शायद वो लोगों को अभी तक नहीं मालूम होगा कि विस्थापितों के लिए एक स्पेशल कोर्ट जिसको हम लोग ट्राइब्यूनल बोलते हैं, उन्होंने उसका गठन करने का काम करवाया है हमारे माननीय सांसद जी ने। और सिर्फ उस न्यायालय में जितने भी लंबित मामले हैं विस्थापितों के, वो आपका वहां पर रखा जाएगा, उसकी त्वरित सुनवाई होगी और उसमें त्वरित आदेश का पालन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज देखिए दो चीज का मामला है, हम विस्थापित हो रहे हैं और हमारे ऊपर दो चीज नहीं है, या तो हमें नियोजन नहीं मिल रही है या तो हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो ये नियोजन और मुआवजा के लिए एक जगह है। अगर आपको नहीं देता है तो हमको किसी से मारपीट नहीं करना है, हमको अपना पक्ष रखना है, हमको अपनी मांग रखनी है। अगर उसके बाद वो नहीं पूर्ण होती है तो उसके बाद फिर हम लोग जो है न्यायालय का शरण लेके काम करने का करेंगे। टुंडी विधानसभा में तैयारी कितनी है आपकी? पकड़ कितना मजबूत दिख रहा है? देखिए, टुंडी विधानसभा एक ये विधानसभा नहीं है, ये मेरे लिए एक परिवार है। क्योंकि दादाजी इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। अपना जीवन का सारा जो राजनीतिक जो शुरुआत उन्होंने जो किया टुंडी विधानसभा को चुन के किया, उनका पूरा संघर्ष रहा। उनके उपरांत पिताजी का भी पूरा संघर्ष रहा। उसके लेकिन अभी मथुरा प्रसाद महतो लगभग 3 बार के विधायक हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है? इस बार बोल पाइएगा? मैं पहले ही भी बोल चुका हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति का आलोचना नहीं करूंगा। मैं बहुत छोटा हूँ उसके लिए। मैं शुरू में कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। मैंने जो कार्य किया है और मैं जो कार्य करूंगा मैं उस पर बात करूंगा कि मेरा जो मकसद है जो कार्य करने का। जैसे मैंने कहा कि अगर पार्टी हमें टिकट देगी तो मैं खरा उतरूंगा और सुनिश्चित करके जो उन्होंने हम पर भरोसा दिखाया है तो वो सीट इनके झोली में लाके दूंगा। पार्टी के जो भी मैनिफेस्टो रहती है आजसू पार्टी के, जैसे शिक्षा है, हरियाली है, स्वास्थ्य है, सारा कुछ है। उसके अलावा भी जैसे मैंने कहा कि अगर मुझसे बोला जाए या मुझसे पूछा जाए तो दो चीज़ पे मैं फोकस करूंगा, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। एक लास्ट सवाल है, लोग चुनाव जैसे ही सामने आता है, लोग दारू मुर्गा पैसे में बिक जाते हैं, कोई दारू में बिक जाता है, कोई पैसा में। तो वैसे लोगों को आप कैसे समझाइएगा? क्योंकि आप विनोद बाबू के पोते हैं, वैसे लोगों को किस प्रकार से समझाइएगा? ये जो हम लोग कह रहे हैं ना दारू पीना और ये सब में करना, तो थोड़ा हम लोग पीछे चले जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक माहौल छोड़ के थोड़ा पीछे चले जाते हैं। माहौल उस समय का था 1950 1900 उस दशक में, जब लोग क्या करते थे, गांव में लोग शराब पी के आते थे, अपनी धर्म पत्नी को मारपीट करके भगाते थे, घर में लड़ाई ये वो सारा कुछ करके। तो उसके बाद कहीं ना कहीं विनोद बाबू का एक संगठन तैयार होता है, शिवाजी समाज। वो शिवाजी समाज किस लिए तैयार होता है?
कि नशाखोरी, शराबबंदी और जो उत्पीड़न होता है महिलाओं को, ये सारा चीज लेके उन्होंने एक समाज का गठन किया, ताकि जैसे मैंने कहा ना कि आज की डेट में भी न्याय न्याय लेने के लिए, न्याय पाने के लिए हर कोई वकालत या फिर कोर्ट नहीं आ सकता है, मगर वो समाज के माध्यम से जितना भी हो सके वो सारा को निष्पादन करते थे। जैसे कि कोई शराब पी के आया, उसको दुष्कर्म जो कर रहा है वो सारा कुछ बैठ के समाज के बीच में जाता था, वहीं फैसला होता था, सारा कुछ होता था। तो शराबबंदी शुरू से ही उन्होंने उसके खिलाफ बहुत आंदोलन किया, सब कुछ किया। तो मैं हमेशा आपको कहा ना कि अगर आप किसी विद्वान पुरुष के आदर्शों पे चलते हैं तो उसका 1% भी आप ले लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि आप नहीं, सारे जनता वहां पर सुधर जाएंगे। तो शराबबंदी का उनका आंदोलन शुरू से रहा है, 50 के दशक से रहा है, आज हम लोग 2024 में पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम उनको आदर्श मानते हैं तो गलत कार्य करने से रोकेंगे भी। लेकिन उनको समझाना होगा तो किस प्रकार हाँ, से समझाइएगा? वही तो समझाने, तो वही तो आपको मैं बताया कि पहले महापुरुषों ने जो संगठन गठित करके जो उनका मेन मकसद रहा वो सब बताते हुए कि क्या उस समय सोचे होंगे, क्या उनका सोच रहा होगा, और अगर हम आज इस सोच को कायम करेंगे या आगे लेके चलेंगे तो भविष्य में हमारे बाद जो हमारे वंशज आएंगे, जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, कम से कम वो तो सुधरेगी। तो ये पीड़ा हमें उठाना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से जा रहे हैं, और आगे रास्ता सबको बताना पड़ेगा कि ये रास्ता में चलोगे तो सही रास्ता है, ये रास्ता में जाओगे गलत है। आप वकील हैं, राजनीतिक में क्यों सोचे कि हमको राजनीति में कदम रखना है? देखिए, एक बोले ना कि ये मेरा पेशा रहा है वकालत का, और मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे दादाजी रहे हैं, मेरे पिताजी रहे हैं, सारा कुछ रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग का समस्या रहता है, बहुत सारे लोगों का समस्या का समाधान नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है किसी का समस्या को माने गलत तरीका से है उपयोग करते हैं। तो समाज के प्रति जागरूकता, समाज के प्रति लोगों को काम करना, ये पूरा मेरा परिवार किया है। तो मैं कहीं न कहीं उस परिवार को नहीं छोड़ना चाहूँगा, जिस परिवार से मेरे दादा, मेरे पिताजी का लगाव रहा है, पूरी जनता का लगाव रहा है। तो कहीं न कहीं उनका सपना को, आधा-अधूरा सपना को पूर्ण करने का प्रयास करूँगा, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो, चाहे वो वकालत के माध्यम से हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।